नमस्कार मित्रों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, और पिछली क्लास में हमने बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य किया गया है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 43 तक की चर्चा की थी, आर्टिकल 43 तक की चर्चा की थी। अब उसके आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, आर्टिकल 44 की। अनुच्छेद 44, आर्टिकल 44। तो अनुच्छेद 44 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के निर्माण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के निर्माण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का निर्माण। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता के निर्माण का प्रावधान किया गया है। इसका अभिप्राय नागरिक मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि में सभी धर्मों के लिए समान नियमों को लागू करना होता है। क्या इसका अभिप्राय नागरिक मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि में सभी धर्मों के लिए समान नियमों को लागू करना है। इसका अभिप्राय नागरिक मामलों जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना आदि में सभी धर्मों के लिए समान नियमों को लागू करना है। भारत में गोवा को छोड़कर समान नागरिक संहिता को अभी तक कहीं भी लागू नहीं किया जा सका है। क्या भारत में गोवा को छोड़कर अभी तक समान नागरिक संहिता को कहीं भी लागू नहीं किया जा सका है। भारत में गोवा को छोड़कर अभी तक समान नागरिक संहिता को कहीं भी लागू नहीं किया जा सका है। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। इसके अलावा भारत में अभी तक कहीं भी समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सका है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 45 की। अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45। तो अनुच्छेद 45 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 45 में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या हुआ
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसकी प्रकृति में परिवर्तन कर दिया गया तथा 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया गया। क्या? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसकी प्रकृति में परिवर्तन कर दिया गया तथा 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क शिक्षा का उपबंध किया गया। क्या? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसकी प्रकृति में परिवर्तन कर दिया गया तथा 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया। क्या? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से इसकी प्रकृति में परिवर्तन कर दिया गया और 0 से 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 46 की। अनुच्छेद 46 यानी कि आर्टिकल 46। तो अनुच्छेद 46 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं समाज के दुर्बल वर्गों की शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के प्रयत्न किए गए। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं समाज के दुर्बल वर्गों की शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रयत्न किए गए। क्या? इसके अंतर्गत अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा समाज के दुर्बल वर्गों के लिए अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रयत्न किए गए। शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रयत्न किए गए। तो अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 46 के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा समाज के दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के प्रयत्न किए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 47 की, आर्टिकल 47 की। अनुच्छेद 47 यानी कि आर्टिकल 47। तो अनुच्छेद 47 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य का संगठन तथा मद निषेध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य का संगठन तथा मद निषेध का प्रावधान
किया गया है। क्या? अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य का संगठन तथा मद निषेध का प्रावधान। अनुच्छेद 47 में लोक स्वास्थ्य का संगठन तथा मद निषेध का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 48 यानी कि आर्टिकल 48। तो अनुच्छेद 48 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन तथा गौवध निषेध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन तथा गौवध निषेध का प्रावधान किया गया है। क्या? अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन तथा गौवध का निषेध, या लिख सकते हैं गौवध निषेध। अनुच्छेद 48 कृषि तथा पशुपालन का संगठन तथा गौवध पर निषेध। अब बात करते हैं अनुच्छेद 49 की। अनुच्छेद 49। तो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व की वस्तुओं तथा कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। अब अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। क्या? अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा कलात्मक वस्तुओं का संरक्षण। तो अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा कलात्मक वस्तुओं के संरक्षण की बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50 की, आर्टिकल 50 की। अनुच्छेद 50 यानी कि आर्टिकल 50। तो अनुच्छेद 50 में क्या प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक कर दिया गया है। क्या? अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 की, आर्टिकल 51 की। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51। तो अनुच्छेद 51 के तहत क्या प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के अभिव्यक्ति के प्रयास किए गए हैं। अनुच्छेद 51 के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के अभिव्यक्ति के प्रयास किए गए हैं। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति तथा
सुरक्षा के अभिव्यक्ति के प्रयास। तो अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के अभिव्यक्ति के प्रयास किए गए हैं और अनुच्छेद 51 में भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को स्थापित करना है या अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की प्राप्ति करना है। अनुच्छेद 51 में ही भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को स्थापित करना है या अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की प्राप्ति करना है। क्या अनुच्छेद 51 से ही भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है। अनुच्छेद 51 से ही भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की प्राप्ति करना है। क्या अनुच्छेद 51 से ही भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की प्राप्ति करना है या अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्राप्त करना है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से होती है, तो वह हो जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से होती है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से भारतीय विदेश नीति की प्रारंभिक अभिव्यक्ति होती है। समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन हुए और उन संशोधनों के माध्यम से कुछ निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अभी तक कुल 4 बार संशोधनों के माध्यम से नीति निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा जा चुका है, उनकी भी चर्चा कर लेंगे। तो बात करते हैं संशोधन के माध्यम से जोड़े गए निदेशक तत्वों की। संशोधन के माध्यम से जोड़े गए निदेशक तत्व। संशोधन के माध्यम से जोड़े गए निदेशक तत्व। तो अभी तक 4 बार संशोधनों के माध्यम से निदेशक तत्वों को जोड़ा जा चुका है। अब कौन कौन से संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया उसकी बात करते हैं। तो 4 बार संशोधनों के माध्यम से निदेशक तत्वों को जोड़ा जा चुका है। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से कुछ निदेशक तत्वों को जोड़ा गया। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कुछ निदेशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से
नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जोड़े गए। अब इसके बाद क्या होता है, 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इसके बाद में 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में जोड़े गए। तो अभी तक कुल 4 बार भारतीय संविधान में संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा जा चुका है। पहला 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, दूसरा 44वां संविधान संशोधन 1978, तीसरा 86वां संविधान संशोधन 2002 और चौथा 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ा गया। अब एक एक करके इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए निदेशक तत्व। क्या 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए निदेशक तत्व। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए निदेशक तत्व। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कौन कौन से निदेशक तत्व जोड़े गए? तो सबसे पहले अनुच्छेद 39 का ए जोड़ा गया। क्या? अनुच्छेद 39 का ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 39 का ए जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 39 का ए जोड़ा गया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध किया गया है। इसमें समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध किया गया। क्या? समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 39A के अंतर्गत समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता का उपबंध किया गया। वहीं इसमें क्या होता है, दूसरा अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 39 का चा या आर्टिकल 39 का एफ। क्या? अनुच्छेद 39 चा। अनुच्छेद 39 चा। दूसरा इसमें अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 39 का चा। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें बालकों की शोषण से सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 के चा में बालकों की शोषण से सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या? बालकों की शोषण से सुरक्षा, बालकों की शोषण से सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य का संरक्षण। अनुच्छेद 39 चा के अंतर्गत बालकों की शोषण से सुरक्षा तथा उनके स्वास्थ्य के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं आगे। अब इसी क्रम में इसमें तीसरा अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 43 का। क्या? इसी क्रम में तीसरा अनुच्छेद इसमें जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 43 का। तो अनुच्छेद 43 का यानी आर्टिकल 43 का ए। तो
तो अनुच्छेद 43 का के तहत क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें कर्मकारों को उद्योगों में प्रबंध में भागीदारी का प्रावधान किया गया। इसमें कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी का प्रावधान किया गया। क्या? कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी। अनुच्छेद 43 के का के तहत कर्मकारों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी का प्रावधान किया गया। अब बात करते हैं, इसमें अगला अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 48 का। क्या? इसमें अगला अनुच्छेद जोड़ा जाता है, अनुच्छेद 48 का। तो अनुच्छेद 48 के का के तहत क्या प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 48 के का के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 के का के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। क्या? अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 48 का के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा गया निदेशक तत्व। क्या? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से जोड़ा गया निदेशक तत्व। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जोड़ा गया निदेशक तत्व। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के 2 में एक निदेशक तत्व जोड़ा गया। कहाँ पर? अनुच्छेद 38(2) आर्टिकल 38 का 2। अनुच्छेद 38 का 2 यानी कि आर्टिकल 48 के 2 में एक निदेशक तत्व जोड़ा गया। वह कौन सा है? तो इसमें क्या कहा गया कि राज्य को आय, प्रतिष्ठा तथा अवसर में समानता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। अनुच्छेद 38 के 2 के अंतर्गत कहा गया कि राज्य को आय, प्रतिष्ठा तथा अवसर में समानता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या? राज्य को आय, प्रतिष्ठा तथा अवसर में समानता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से एक नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया, जो कि संविधान के अनुच्छेद 38 के 2 के अंतर्गत जोड़ा गया। और इसमें कहा गया है कि राज्य को आय, प्रतिष्ठा तथा अवसर में समानता उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाने चाहिए। अब बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया निदेशक तत्व। 86वां संविधान संशोधन
86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया निदेशक तत्व। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया निदेशक तत्व। तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से क्या कहा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि राज्य शैशवावस्था से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल तथा अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि राज्य शैशवावस्था से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। क्या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से यह उपबंध किया गया है कि राज्य शैशवावस्था से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। क्या 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से यह उपबंध किया गया है कि राज्य शैशवावस्था से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों की देखभाल तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा या व्यवस्था करेगा। अब बात करते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से जोड़ा गया निदेशक तत्व। क्या 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से जोड़ा गया निदेशक तत्व। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से जोड़ा गया निदेशक तत्व। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 43 के ख के अंतर्गत एक नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया। कहाँ पर? अनुच्छेद 43 का ख, आर्टिकल 43D। तो अनुच्छेद 43 के ख के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया? तो इसमें सहकारी समितियों के निर्माण तथा प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। क्या? सहकारी समितियों का निर्माण तथा प्रोत्साहन। सहकारी समितियों का निर्माण तथा प्रोत्साहन। तो अनुच्छेद 43 के ख के अंतर्गत सहकारी समितियों का निर्माण तथा प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है। मूल अधिकार तथा
नीति निदेशक तत्वों में अंतर, मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? तो एक तरफ लिख रहे हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और दूसरी तरफ राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। तो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है? तो जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य यानी कि प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। और डीपीएसपी यानी कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है। तो मूल अधिकार क्या है? न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। नंबर 1, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। यह न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं। यह न्यायालय में वाद योग्य यानी कि प्रवर्तनीय वाद योग्य नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है। जो डीपीएसपी हैं, वो डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, अर्थात इनको न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, वे व्यक्ति के लिए होते हैं। मूल अधिकार व्यक्ति के लिए होते हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी राज्य के लिए होते हैं। क्या? यह व्यक्ति के लिए होते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार व्यक्ति के लिए होते हैं और डीपीएसपी राज्य के लिए होते हैं। यह राज्य के लिए होते हैं। जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी कि जो नीति निदेशक तत्व हैं, वह राज्य के लिए होते हैं, व्यक्ति के लिए नहीं। जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों के पास वैधानिक शक्ति विद्यमान होती है। मूल अधिकारों के पास वैधानिक शक्ति विद्यमान होती है, जबकि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के पास नैतिक तथा राजनीतिक शक्ति विद्यमान होती है। क्या? 3, इनके पास वैधानिक शक्ति विद्यमान होती है। इनके पास वैधानिक शक्ति विद्यमान होती है और डीपीएसपी में इनके पास नैतिक तथा राजनीतिक शक्ति विद्यमान होती है। नैतिक तथा राजनीतिक
शक्ति विद्यमान होती है, विद्यमान होती है। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, इनके पास नैतिक तथा राजनीतिक शक्ति विद्यमान होती है। अब जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं तथा ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं तथा ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। क्या? चौथा, यह नकारात्मक होते हैं, यह नकारात्मक होते हैं तथा यह राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं तथा यह राज्य के विरुद्ध होते हैं, राज्य के विरुद्ध होते हैं। जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार नकारात्मक होते हैं और ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं और ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। जबकि जो डीपीएसपी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है तथा ये राज्य को कुछ करने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। क्या? इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है तथा यह राज्य को कुछ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। तो मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों में अंतर क्या हुआ? पहला, जो मूल अधिकार हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू कराया जा सकता है। वहीं जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते हैं, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है। अब फंडामेंटल राइट्स में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे व्यक्ति के लिए होते हैं, जबकि डीपीएसपी राज्य के लिए होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के पास वैधानिक शक्ति विद्यमान होती है, जबकि डीपीएसपी के पास नैतिक तथा राजनीतिक शक्ति विद्यमान होती है। और फंडामेंटल राइट्स नकारात्मक होते हैं तथा ये राज्य को कुछ कार्य करने से रोकते हैं और ये राज्य के विरुद्ध होते हैं। जबकि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी की प्रकृति सकारात्मक होती है तथा वह राज्य को कुछ कार्य करने के लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं या दिशा निर्देश देते हैं। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों में वर्तमान संबंध क्या है? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों में वर्तमान संबंध, मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्वों में वर्तमान संबंध। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। आपसे पहला ऑप्शन दे दिया जाता है, मूल अधिकार नीति निदेशक तत्वों से बड़े हैं। मूल अधिकार नीति निदेशक तत्वों से बड़े हैं। और दूसरा ऑप्शन दे दिया गया, नहीं, नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों की तुलना में बड़े हैं। नहीं, नीति निदेशक तत्व मूल अधिकारों की तुलना में बड़े हैं। और आपको तीसरा ऑप्शन दे दिया जाता है,
नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के विरोधी हैं। तीसरा ऑप्शन दे दिया गया, मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी हैं। और चौथा ऑप्शन दे दिया जाता है आपको, यह एक दूसरे के संपूरक हैं। मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। आपसे दे दिया गया चौथा ऑप्शन डी नंबर पे, नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। चौथा ऑप्शन आपको दिया गया, नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि मिल्खा मिन्सवाद 1980 में यह मान लिया गया है कि नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अब बात करते हैं आगे, तो क्या होता है, नीति निदेशक तत्व तथा मूल अधिकार एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। 1980 में मिल्खा मिन्सवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या? मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। 1980 में मिल्खा मिन्सवाद ने उच्चतम न्यायालय ने यह मान लिया है कि दोनों में कोई विरोध नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल अधिकार तथा नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। 1980 में मिल्खा मिन्सवाद में उच्चतम न्यायालय ने यह मान लिया है कि दोनों में कोई विरोध नहीं है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। न्यायालय के अनुसार नीति निदेशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है, और मूल अधिकार वह साधन है जिनके माध्यम से हम नीति निदेशक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या? न्यायालय के अनुसार नीति निदेशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है तथा मूल अधिकार वह साधन हैं जिनके माध्यम से इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। न्यायालय के अनुसार नीति निदेशक तत्व वे लक्ष्य हैं जिन्हें हमें प्राप्त करना है,
और मूल अधिकार वे साधन होते हैं जिनके माध्यम से इन लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।